हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो जैसा कि हम देख रहे थे बक्कल कैविटी के बारे में, यानी बक्कल कैविटी जो होती है टीथ, टंग और वेस्टिब्यूल से मिलकर बनी होती है। तो आज हम बात करेंगे टीथ की। जो हमारी टीथ होती हैं वो डायाफायरडोंट होती हैं। इट मीन्स 2 सेट्स ऑफ टीथ। जो हमारे लाइफ साइकिल में 2 प्रकार के दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ जिसको टेम्पररी टीथ बोल दिया जाता है और एक परमानेंट टीथ जिसको एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ को प्राइमरी डेंटिशन भी बोलते हैं, एडल्ट टीथ को सेकेंडरी डेंटिशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, यानी थीकोडोंट। जो हमारी टीथ होती है वो थीकोडोंट होती है। इट मीन्स जो हमारी दांत होती है ना, वो एक सॉकेट में धसी रहती हैं। तो जैसे मान लो ये टीथ है तो ये ऐसे सॉकेट में ऐसे आके धसी है। ये जो सॉकेट में धसी है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं थीकोडोंट। तो लिखा है इच टूथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इसी को बोलते हैं दोस्त थीकोडोंट। अब हम बात करते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो टीथ होती हैं अलग अलग साइज और शेप की होती हैं। मतलब इंसीजर अलग होता है, कैनाइन अलग होता है, प्रीमोलर और मोलर अलग होते हैं, सब देखने में अलग होते हैं, उनके नंबर ऑफ रूट्स अलग होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट, यानी कि विषम दंती बोलते हैं। 4 टाइप से हो सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो इंसीजर होता है उसका फंक्शन होता है कटिंग अ फूड, यानी फूड को काटने के लिए, यानी चबाने के लिए। और इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 1, यानी कि जो हमारा दांत होता है ऐसे, उसमें 1 रूट होता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं इंसीजर। कैनाइन में भी 1 ही रूट होता है। इंसीजर और कैनाइन में 1-1 रूट होता है। प्री मोलर में 2 रूट होते हैं और मोलर में 3 रूट। जो कैनाइन होता है वह जो होता है टीयरिंग एंड सीयरिंग का फंक्शन करता है, यानी चीरने फाड़ने में। तो जो हर्बीवोरस हैं उनमें कैनाइन लगभग अब्सेंट होता है। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, जैसे खरगोश हो गया, ये हमारा खरगोश रहा। तो दोस्त ये जो हमारा खरगोश है बहुत ही गंदा खरगोश है, लेकिन मान लो यही खरगोश है। तो ये जो खरगोश है ना, शाकाहारी है, तो ये केवल घास फूस खाता है, इसलिए इसमें कैनाइन डेवलप नहीं होगा। और हम लोग क्या हैं? सर्वाहारी हैं, तो हमारे में कैनाइन होता है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं, उनमें कैनाइन वेल डेवलप होता है, यानी बहुत अच्छे से डेवलप होता है, जैसे कि शेर, चीता। और अब हम बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश, रश्मिका मंधाना वो वाली क्रश नहीं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ को पीसने में, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं ऐसे रहते हैं, उसमें सरफेस ऐसे रहता है, तो उसको चीज़ को घिस के उसको पीसता है। और मोलर का भी सेम काम होता है दोस्तों, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो आप यहाँ पे फंक्शन देख चुके हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रूट। तो आप देख ही चुके हैं इंसीजर का 1 रूट, कैनाइन के 1 रूट, प्रीमोलर के 2 रूट और मोलर के 3 रूट। तो दोस्तों ह्यूमन टीथ के कैरेक्टरिस्टिक की बात किए थे हमने। तो सबसे पहले आया था थीकोडोंट, यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं एक सॉकेट में धसे रहते हैं, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। फिर दूसरा नंबर पे आया था डायाफायरडोंट, यानी कि दोस्तों हमारे लाइफ साइकिल में 2 तरीके के दांत आते हैं, यानी 2 टाइप्स के टीथ आते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे डेंटल फार्मूला लिखा है दोस्तों। मिल्क टीथ यानी जो 20 होते हैं, ये दूध के दांत होते हैं। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। ये जो दूध के दांत होते हैं, जब आप 6 मंथ के रहते हैं तभी से अपीयर होने लगते हैं, यानी आने लगते हैं। और 2 वर्ष तक पूरे, यानी 20 दांत 2 वर्ष तक में आपके आ जाते हैं। इसके बाद ये मिल्क टीथ जो हैं आपके 6 वर्ष तक बने रहेंगे और फिर धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। और 12 वर्ष की उम्र तक आते आते सभी दांत आपके झड़ जाते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, क्योंकि रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट टीथ से। जो मिल्क टीथ होते हैं, जो 20 दांत होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं शुरू के, वो रिप्लेस हो जाते हैं और फिर एडल्ट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें तो उनका डेंटल फार्मूला 2123/2123। यहाँ पे मैंने ICPM और M क्यों लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ICPM और M लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो 2 लिखा है शुरू में वो I यानी इंसीजर के लिए, 1 जो है कैनाइन के लिए, प्रीमोलर के लिए 0 और मोलर के लिए 2। यानी दोस्तों मिल्क टीथ जो होता है उनमें प्री मोलर अब्सेंट होता है और लास्ट का मोलर भी अब्सेंट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्री मोलर एंड लास्ट मोलर अब्सेंट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ प्री मोलर 2 है जबकि मोलर्स 3 है। यहाँ पे मोलर 2 ही हैं और प्री मोलर 0 हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है कि प्री मोलर और लास्ट मोलर अब्सेंट। अपर जा और लोअर जा का आधा हिस्सा, जैसे आप ये अपर जा की बात करें और ये लोअर जा, तो इसका आधा, यानी ये पूरा डेंटल फार्मूला कहलाएगा आपका। अगर आपने पूरा अपर जा ले लिया तो डेंटल फार्मूला नहीं होगा, या पूरा लोअर जा ले लिया तो भी डेंटल फार्मूला नहीं कहलाएगा। डेंटल फार्मूला तभी कहलाएगा जब हम अपर जा का आधा
और फिर लोअर जा का आधा लेंगे, तभी डेंटल फार्मूला कहलाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होगा, मैंने अपर जा लिया, तो अगर इसका मैंने आधा ले लिया ऐसे हाफ, यानी हाफ अप अपर जा एंड हाफ अप लोअर जा, अब यहाँ लोअर जा भी रहेगा तो उसका भी आधा ले लिया, तो ये इसको बोलेंगे डेंटल फार्मूला। और 2 1 2 3 जो लिखा है एडल्ट का लिखा है डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 3 2 5 3 8, 8 ऊपर के और ऐसे ही 8 नीचे के, तो कितने हो गए 16। मैंने आधा काउंट लिया था तो आधा इस तरफ भी तो है, यानी 32, तो 8 8 16 गुड़े 2 कर दो तो 16 दूना 32 हो जाता है। तो दोस्तों 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, यानी एडल्ट टीथ होते हैं। रहा इंसीजर, ये रहा कैनाइन, और ये रहा प्रीमोलर, और ये रहा मोलर। इनका देखिए साइज और शेप अलग अलग है, ये थोड़ा कम नुकीला है और ये ज़्यादा नुकीला होता है, यानी कैनाइन बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। जैसे कि आपने देखा होगा वेम्पायर, यानी कि जो खून पीने वाले राक्षस होते हैं, उनके 2 दांत बड़े बड़े बाहर की तरफ निकले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कैनाइन वेल डेवलप होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दांत के कितने पार्ट होते हैं, यानी टीथ के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक होता है क्राउन, एक होता है नेक और एक होता है रूट। जो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये सॉकेट में धंसा हुआ है, ये जो दांत था वो सॉकेट में ऐसे धंसा हुआ है, ये वाला सॉकेट रहा ब्लू कलर से सॉकेट है, इसमें जो हमारा दांत होता है वो धंसा हुआ है। इस तरह के अरेंजमेंट को हमने थीकोडोंट बोला था दोस्तों। तो ये जो टीथ है ना, ये जो ऊपर का जो वाइट वाइट दिखता है हमको, ये होता है इनेमल। तो ये वाला जो वाइट कलर का है वो इनेमल है दोस्तों। और ये जो रहता है, जो टीथ का मेन पार्ट होता है, यानी ये वाला पोर्शन, यानी पिंक कलर वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ पूरा, ये इसको बोलते हैं, ये मेन पार्ट होता है टीथ का, जिसको बोलते हैं डेंटाइन। तो नर्व वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नर्व हैं, यहाँ पे भी ऐसे नर्व हैं। तो ये कौन सी कैविटी है दोस्त? ये होती है पल्प कैविटी। तो अपनी पल्प कैविटी है, तो दोस्तों ये रही पल्प कैविटी, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये रही पल्प कैविटी। पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्व फाइबर्स, ये सब रहते हैं। क्राउन क्या होता है? जो ऊपरी हिस्सा हमको जो दिखता है ना, वो पोर्शन क्राउन होता है। नेक जो मसूड़ों में धंसा रहता है, जैसे दोस्तों दांत का कुछ पार्ट तो बाहर रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पे मसूड़े आ गए, बीच में मसूड़े आ जाते हैं, तो ये वाला दांत थोड़ा सा छिपा रहता है। और वो वाला पोर्शन जो धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रूट। दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक, रूट। सबसे अपर पार्ट को क्राउन, बीच वाले पोर्शन को नेक, और सबसे जो धंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ उसको बोलते हैं रूट। और ये जो बाहर की तरफ सबसे वाइटिश कलर का दिखता है वो इनेमल होता है हमारा। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों उसी चीज़ को हमने लेबलिंग कर दिया अब। तो देख पा रहे हैं आप क्राउन, नेक, रूट। यहाँ पे देखिए इनेमल जो बताया था मैंने, वाइटिश पोर्शन, मेन पार्ट होता है डेंटाइन। और ये गम है, गम यानी मसूड़ा, ये जो है ना आपको दिख रहा है यहाँ। तो गम से जो दांत गम से कवर्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेक। तो नेक वाला पोर्शन ये रही। और ये रहा, मैंने बताया था आपको पल्प कैविटी। तो ये जो थी पल्प कैविटी थी। तो दांत को बनाने वाली सेल्स जो होती है ना, ओडोंटो टीथ के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ओडोंटो यानी टीथ। तो दांत को बनाने वाली सेल जो होती है, यानी टीथ को बनाने वाली सेल को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ब्लास्ट यानी फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टंग की। जो हमारा टंग होता है, यानी जो जीभ होता है, स्केलेटल मसल का बना होता है, यानी कि मस्कुलर होता है, आपको पता होगा। यानी हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है, इसलिए हम जैसे मन तैसे घुमा सकते हैं इसको। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ओरल कैविटी की फ्लोर से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो खांचे जैसा दिख रहा है ना, वो फ्रेनुलम होता है, ये इसको जीभ को खींच के रखता है। नहीं तो दोस्तों ये रही आपकी जीभ। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिससे पेप्लाई बोलते हैं, इनमें टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो दोस्त यहाँ के साइड जो होता है, यहाँ के साइड कुछ भी चीज़ आप रखोगे तो आपको थोड़ा मीठा लगेगा, यानी यहाँ पे स्वीट सा लगेगा आपको, एकदम स्वीट, यानी मीठा टाइप का लगे। तो यहाँ मीठा वाले टेस्ट बड पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कड़वा लगेगा दोस्त, यहाँ पे लगेगा आपको कड़वा यानी बीटर। ये रहा टंग। तो टंग के ये अपर सरफेस पर छोटे छोटे ऐसे पैपिले होते हैं, आप देखे होगे दाने दाने जैसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं पैपिला या पैपिले ही बोलते हैं। और आपको पता होगा ये जो
ऊपर वाला सरफेस पे आपको जो दाने दाने दिखते हैं ये डोर्सल सरफेस होती है, और जो फ्रेनुलम साइड होता है ये अंदर की साइड जो रहता है वो वेंट्रल सरफेस होती है टंग की। तो डोर्सल साइड पर आपको छोटे छोटे दाने दाने उभार जैसे दिखाई देंगे, इसी को बोलते हैं पेपिलई या पेपिला बोलते हैं। इस पर कुछ टेस्ट बड आते हैं, इस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं दोस्तों, यानी टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो आप कुछ भी खाते हो ना तो आपको मीठा लगता है, कड़वा लगता है, नमकीन लगता है, खट्टा लगता है, वो इसी की वजह से होता है। अगर ये पेपिलई नहीं होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता आप खा क्या रहे हो। और यहाँ साइड में, तो इन साइड में जो लिटरल सरफेस पर आपको नमकीन और खट्टा का स्वाद आएगा, यानी यहाँ पे अगर साल्टी है तो यहाँ पे आपको सौर यानी खट्टा होता है, तो सौर और साल्टी लिटरल सरफेस पर लगेगा। दो चीज़ याद रखिएगा आप, जो आगे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे आपको मीठा लगेगा, और अगर पीछे साइड पे रखोगे तो आपको कड़वा लगेगा। बक्कल कैविटी आगे चल के फेरिंग्स में मिलता है दोस्त। ये रहा आपका नाक, यानी यहाँ से आप लोगे हवा यानी एयर, तो एयर भी जाएगा यहाँ पे, और फूड जो खाओगे आप वो भी आएगा यहाँ पे। तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, मैंने बताया था आपको। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है, यहाँ पे दो पाइप रहती हैं। एक पाइप पीछे की तरफ होती है जिसको ईसोफेगस यानी फूड पाइप बोलते हैं, और एक पाइप आगे की तरफ चलती है, इसको बोलते हैं विंड पाइप यानी हवा वाली। यहाँ से ट्रैकिया वगैरह आएंगे। तो विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं दोस्तों ग्लोटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक पतला सा फ्लैप टाइप का ढक्कन जैसा रहता है, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। और इसी तरह फूड पाइप को बोलते हैं गलेट। तो दोस्तों जो हमारा खाना आता है वो कहीं विंड पाइप में न चला जाए, इसलिए ये ढक्कन रहता है। जैसे ही खाना आता है तो विंड पाइप इसको ऐसे कवर कर लेता है, तो यहाँ पे आप नहीं जा पाता है फूड, जो यहाँ पे नहीं जा पाता, इसलिए वो डायरेक्ट फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप खाते खाते बात करते हो, बहुत ज़्यादा खाने के समय बात करते हो, हंसते हो, तो वो गलती से खाना जो होता है कभी कभी ये विंड इपीग्लोटिस खुला रह जाता है, जिसकी वजह से खाना हमारा विंड पाइप में थोड़ा बहुत चला जाता है और हमको एक खांसी जैसे आती है, या फिर हम बोलते हैं कि हम अटक गए हैं। तो दोस्तों फेरिंग्स के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस आप देख ही रहे हो यहाँ पे ईसोफेगस। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, और ईसोफेगस की ओपनिंग को, यानी यहाँ पे जो ओपनिंग था ईसोफेगस की, इसको बोलते हैं गलेट। तो दोस्त यहाँ से फूड आ रहा है, ये रहा फूड आ रहा है आपका, देखिए नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, फिर ये रिलैक्स हुआ है, फिर आगे कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सन। तो ऐसे अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि यहाँ पेरिस्टाल्सिस होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था पेरिस्टाल्टिस क्या होता है। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी और पतली ट्यूब होती है। इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, इसलिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एब्सेंट होगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा दोस्तों, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो, उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एंजाइम्स ही नहीं है। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टमक, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट, यानी सबसे चौड़ा भाग होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। इससे चौड़ा पार्ट कोई नहीं है दोस्त। 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। इसी को पाइलोरिक भी बोलते हैं, कई जगह पाइलोरिक, कई जगह पाइलोरस लिखा रहता है, तो आप समझ जाओ दोनों एक ही है। तो दोस्त जो खाना आया था ना, जैसे मान लो ये रहा ऊपर वाली पाइप ईसोफेगस थी, तो ये ईसोफेगस थी। यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है दोस्तों, यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि यहाँ बगल में हार्ट रहता है। हमारा जो प्यारा दिल होता है यहाँ इसी के साइड में होता है, इसी के नाम से पड़ा है इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर को एक और नाम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी इसको बोला जाता है दोस्त। और यहाँ पे एक और स्फिंक्टर होता है दोस्त, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि जो हमारे जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ जो पोर्शन होता है, लास्ट वाला पोर्शन पाइलोरस या पाइलोरिक होता है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल दिया जाता है। तो दोस्त जो खाना आता है, जैसे मान लो ये फूड है, तो ये फूड पहले इस पोर्शन में आएगा, तो ये यहाँ पे जो पोर्शन होगा ना, इसका नाम होगा कार्डियक। कार्डियक क्यों? यहाँ पे जो पोर्शन है उसका नाम है कार्डियक, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, तो फर्स्ट वाले पोर्शन जहाँ पे सबसे पहले खाना आएगा वो कार्डियक। और यहाँ जो उठा हुआ भाग है, जो स्टमक का उठा हुआ भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं फंडस। तो ये फंडस रहा। और मेन सेंट्रल रीजन जो होता है, ये पूरी बॉडी है, क्यों उसका मेन पार्ट है तो बॉडी हो गया, ये रहा बॉडी।
और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है यानी इधर वाला पार्ट, ये रहा पाइलोरस या पाइलोरिक। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा स्फिंक्टर होता क्या है। तो दोस्त ये रहता है, स्फिंक्टर का काम इतना रहता है कि एक ढक्कन जैसा ऐसा रहता है। मान लो प्रेशर पड़ा, ऊपर से आया खाना, प्रेशर पड़ा तो ये ढक्कन खुल गया तो यानी कि इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, फूड को रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर बनाए गए हैं।